हमारे ब्यूरो चीफ श्रीनगर से सैयद तजम्मुल भी हमारे साथ बने हुए हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं सिवाय बीजेपी तर्जुमान के। चलिए अपनी चर्चाओं को फिर से आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर सीमा सिंह हमारे साथ मौजूद है हमारे पैनल में, उन्हीं का रुख कर लेते हैं यहाँ पर। डॉक्टर सीमा, आपने सभी की बातें सुनी। अनंतनाग सीट किस किस्म की सीट है, कितनी पुरहसास है, कितनी यहाँ पर किस तरह से लोग निकल रहे हैं वोटिंग के लिए बंद के कॉल के बावजूद। हालांकि वोटिंग फीसद कम है, मगर फिर भी ये एक मैसेज है कि लोग चाहते हैं कि वो जमहूरियत का, डेमोक्रेसी का हिस्सा बने। तो इस मैसेज को सबसे पहले तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर में तीन लोकसभा सीटें हैं, जिसमें कि 3 कश्मीर में, 2 जम्मू में और एक आपका लद्दाख और कारगिल रीजन में आती है। अगर आप ओवरऑल परसेंटेज वोटिंग का देखेंगे तो कश्मीर में कंपैरेटिवली वोटिंग परसेंटेज जम्मू और लद्दाख के कंपैरिजन में कम रहता है। यहाँ पे हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। जैसे आपने देखा कि इलेक्शन के बायकॉट करने की बात हुई, सेपरेटिस्ट सारे जेल के अंदर हैं, और अभी आपने देखा कि किस तरीके से वहाँ पे आतंकवादियों का एनकाउंटर करके काफ़ी हद तक आतंकवाद को वहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश भी की गई है। तो अनंतनाग जो कि एक डिस्टर्ब्ड एरियाज की कैटेगरी में आता है, वहाँ पे लोगों का जो टर्नआउट हुआ है वो निश्चित तौर पे ये दिखाता है कि वो लोग डेमोक्रेसी का पार्ट बनना चाहते हैं। और जो सेपरेटिस्ट की डिमांड है कि इलेक्शन का बायकॉट किया जाए, ये एक पॉजिटिव संकेत है कि वो मेन स्ट्रीम में आ करके इलेक्शन को ज्वाइन करके वो एक उनको मुंहतोड़ जवाब भी देना चाहते हैं कि अब वो उनकी आइडियोलॉजी को बहुत दिन तक टॉलरेट करने की स्थिति में नहीं है। अमित राणा साहब, आपने सुना कि हरबख्श सिंह साहब ने भी क्या दलीलें दी जब हमने उनसे ये सवाल किया। अब ये बताइए आप कि इस इन दलीलों के साथ कब तक कोई इक्तदार में बना रह सकता है, कब तक कोई यूं ही एक ही चीज से लोगों को कन्विंस करते रह सकता है? देखिए, हरबख्श सिंह जी शायद उनको ख्याल नहीं रहा कि जब वो एलिमिनेशन की बात कर रहे थे और लोगों के पोलिंग परसेंटेज में गिरने की बात कर रहे थे, तो शायद सेल्फ गोल कर रहे थे। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो पोलिंग परसेंटेज सबसे कम हुई है अभी तक दोनों लेग्स में, देखेंगे कि जो पोलिंग परसेंटेज सबसे कम हुई है अभी तक दोनों लेग्स में, अनंतनाग में और कुलगाम में, वो वहाँ हुई है जहाँ पे पीडीपी का गढ़ माना जाता है। बिजबिहारा जो महबूबा जी की होम कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पे 2% के आसपास हुई। अनंतनाग सिटी में 3% के आसपास हुई। कुलगाम सिटी जो अगेन पीडीपी का गढ़ है, लावे साहब प्रेजेंट किया था उन्होंने पिछले इलेक्शन में, वहाँ पे 1.7% हुई है। तो अगर एलिनेशन लोगों की बात, एलिनेशन इंडिकेशन है लो परसेंटेज का, तो फिर तो बड़ा ही क्लियर इंडिकेशन है कि लोग पीडीपी से खुश नहीं हैं, और जहां जहां उनका गढ़ रहा है वहां पे वोटिंग नहीं हुई है। दूसरा जो आज एक और कारण रहा है कश्मीर में वोटिंग परसेंटेज कम का, ये हमने श्रीनगर में भी देखा, ये हमने अनंतनाग वाले में भी देखा और अब कुलगाम में भी देखा कि जो कश्मीरी विस्थापितों के वोट हैं उसमें काफ़ी डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं, और ये जो एम फॉर्म का प्रोसेस है उसको लेकर भी बड़ी तकलीफें सह रहे हैं विस्थापित लोग, और इस कारण कई हजार लोगों के वोट गिर रहे हैं। और ये एक और कारण रहा है कि जो विस्थापित कश्मीरी हैं उनके वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ रहे हैं। अगर इलेक्शन कमीशन और प्रधानमंत्री कार्यालय सीरियस है कि कश्मीरी पंडित वापस जाएं, अपनी वोटिंग परसेंटेज बढ़ाएं, तो उनको ये प्रोसेस सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब, आपने सुना अमित राणा साहब ने अभी क्या कहा। वोटिंग फीसद जहां कम हुआ वो दरअसल आप ही लोगों का गढ़ है जहां पर कम हुआ। तो ये जो नेगेटिव पॉइंट है, ये जो सेल्फ गोल है, वो आपने अपने ही खाते में कर लिया। आप अपने लिए ही ऐसा कुछ बोल गए कि गलत मैसेज जाना ही जाना है। देखो मुमताज जी, अगर हमारे खिलाफ होता तो फिर इसमें चलिए वापस रुक करेंगे हम डॉक्टर हरबख्श सिंह का। सैयद तजम्मुल श्रीनगर से हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए। सैयद तजम्मुल, मुकाबला किस किस के दरमियान आप देखते हैं अनंतनाग सीट पर? देखिए, जब मुकाबले की बात करते हैं तो पहले हम पार्टी का नेटवर्क देखते हैं कि जिस तरह से रैना साहब ने कहा कि बिजबिहारा और अनंतनाग में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा, एक अलार्म है उन पार्टियों के लिए जो काफ़ी देर तक यहाँ सत्ता में रहे, चाहे वो असेंबली में रहे या पार्लियामेंट पहुँचाने में लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। देखिए, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो आखिरी लम्हात में मैच फिक्सिंग जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने आपस में कराई कि श्रीनगर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को वो सपोर्ट करेंगे, बारामूला में गैर मारूफ शख्सियत को मैंडेट दिया, और
पूरा ध्यान जो था वो साउथ कश्मीर में दरअसल पार्टी प्रेसिडेंट को मैदान में लाने का मकसद था कि कहीं ना कहीं जो पीडीपी का वोट है उसको काटकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट किया जाए। डॉक्टर साहब जिस तरह से कह रहे थे हरबख्त जी, साथ ही साथ जस्टिस हसनैन मसूदी जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं, गैर मारूफ है, कोर्ट से निकले और उसके बाद उन्हें मैंडेट दिया गया। ओमपोरा पांपोर से उनका ताल्लुक है, ज़ैफरान टाउन से, और कंपेन करने के लिए उसे अभी गाँव बहुत ज़्यादा जाना होगा, गिनने होंगे कि होम शाली बुग और कुलगाम की डिस्टेंस कितनी है, वोटिंग परसेंटेज कितना है। और मुकाबले में देखें तो वाकई यहाँ पर जो असल मुकाबला है, चूंकि द्रंग एक एरिया है कोकरनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, और आज का जो वोटिंग परसेंटेज दिवसर में कम हुआ है, हालांकि बहुत ज्यादा होना चाहिए था, उससे कांग्रेस को मदद मिलती क्योंकि उनका विधायक वहां से मोहम्मद अमीन भट्ट इलेक्शन जीता था। और उसके बाद जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस एरिया में विधायक था होमशाली बुग में, वहां तो वोट पड़ा ही नहीं है, लिहाजा नेशनल कॉन्फ्रेंस का आज तकरीबन ज्यादा नुकसान हुआ। कांग्रेस और पीडीपी का मुकाबला जो है अभी भी बराबरी पर है, लेकिन अगला फेज जो मुमताज होगा एक बार फिर ये पीडीपी का कैपिटल है, और पीडीपी का नानिहाल जिसे कहते हैं उसे शोपियान पुलवामा कहते हैं, जहां इस पार्टी ने जन्म लिया और बाद में ये पार्टी जो है आगे चलती रही, बिजबेड़ा अनंतनाग पहुंची। यानी अगला फेज जो है, अगर वहां भी वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो उसमें कांग्रेस का उतना ज्यादा वोट नहीं है, जितना मिलना है और जितना ज्यादा मिलना है वो पीडीपी को ही ऐड। जी, अगर वोटिंग फीसद कम हुआ तो जाहिर है कि पीडीपी का नुकसान होगा। बहुत शुक्रिया सैयद तजमुल, आप जुड़े हमारे साथ, ये तमाम अहम अपडेट्स आपने हमारे नाज़रीन तक पहुंचाए, हमारे पैनलिस्ट तक पहुंचाए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर सीमा, तमाम सियासी माहिरीन ये कह रहे थे कि अनंतनाग सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का मुकाबला है, लेकिन जिस तरह से वोटिंग फीसद सामने आया, दिन के हालात भी बदल देते हैं, मतलब तमाम एनालिसिस को बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो अभी सैयद तजमुल हमारे ब्यूरो चीफ ने हमें बताया कि अब मुकाबला जो नजर आ रहा है वो पीडीपी और कांग्रेस के बीच नजर आ रहा है। वहां पर तो वोटिंग का फीसद कितना है कितना नहीं, वो तमाम चीजों को मुतासिर करता है, प्रभावित करता है। देखिए, मैं आपके संवाददाता की बात से सहमत हूँ। वहाँ पे अब मेन जो मुकाबला है वो कांग्रेस और पीडीपी के बीच में है, और मुझे लगता है कि ये अभी जैसे हम लोग लो वोटिंग परसेंटेज की बात कर रहे थे, मैं इस बात से सहमत हूँ कि उस एरिया में लो वोटिंग परसेंटेज कहीं ना कहीं पीडीपी की गिरती साख को भी इंडिकेट कर रहा है। तो पीडीपी के लिए ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे महबूबा मुफ्ती की क्रेडिबिलिटी को लेकर के एक सवाल उठ रहा है जम्मू कश्मीर में। और अगर इधर आप जिस तरीके के बयान आप देखेंगे, जिस तरीके की महबूबा मुफ्ती के बयान आ रहे हैं, और बीजेपी के साथ उन्होंने जो एक अलायंस करके वहां पे अपनी एक सरकार बनाई, उससे वहां पर कांग्रेस और एनसी का जो इलेक्शन पे महबूबा मुफ्ती को लेकर के अटैक रहा है, वो भी एक बार में काफी शार्प हो गया था। तो ये जो लो पोलिंग परसेंटेज है, मुझे लगता है कि महबूबा मुफ्ती को वहां पे निश्चित तौर पे नुकसान पहुंचाएगा। जी, तो सैयद यासिर जिलानी साहब, बीजेपी लीडर, हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। इस्तकबाल है जिलानी साहब आपका हमारे इस चर्चा में। मेरा सवाल आपसे यही है कि तमाम पैनलिस्ट को आपने सुन लिया है, मुकाबला अब पीडीपी और कांग्रेस के बीच हो गया है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें लेकर आपके उम्मीदवार को या पार्टी को अनंतनाग सीट में लोगों को कन्विंस करने में मदद मिली होगी आपके मुताबिक? देखिए, एक तो अभी थोड़ी देर पहले एक छोटी सी बात हो गई थी, थोड़ा सा आदमी जज्बाती हो जाता है। मैं पर्सनली तौर पे आपसे, अगर आपको कोई बात मेरी लगी होगी, माफ़रत चाहूँगा। जी, कोई बात नहीं, लेकिन वक्त की अपनी कुछ पाबंदियां जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब मैं आता हूँ, आपने जो मेरे से सवाल किया है, देखिए इस वक्त हम लोग चर्चा कर रहे थे जो हमारे नौजवान हैं वहाँ पे, जो कश्मीर को बदलता हुआ देख रहे हैं, जिन्हें लगता है कि कश्मीर में अब वो बात नहीं रह गई है जब जो पिछले 25 साल से कश्मीर को लोगों ने बहुत, हमारे साथ पैनलिस्ट में भी बहुत शानदार बात कही है। मैं सिर्फ अपने ऊपर जो फोकस करूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने जो वहाँ काम किया है, वहाँ लोगों को कनेक्ट किया है भारत से, क्योंकि कई बार आप जब जाएंगे, अभी भी हमारे पीडीपी के जो प्रवक्ता थे वो सही बात कह रहे थे, बार बार हिंदुस्तान की बात वहाँ के नौजवान करते हैं, हिंदुस्तान सरकार की बात करते हैं। ऐसा लगता है जब आप वहाँ पे जाएंगी और बात करेंगी उनसे, तो लगेगा कि हिंदुस्तान उनके लिए शायद कोई दूसरा देश है। ये उनके कहीं ना कहीं माइंड में एक ऐसा भर दिया गया है कि वो उससे निकल नहीं पाए हैं पिछले कई सालों से। लेकिन
अब बदलाव है। मैं तमाम घाटी के अंदर जहां भी पिछले 10 दिनों के अंदर मैंने देखा जो चुनाव के ड्यूरिंग, और लोगों में हिम्मत है, लोग बात करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम परसेंटेज ऑफ वोटिंग देखते हैं, जिस तरीके से आज जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग आके रुकी है, ऑलमोस्ट 13 पॉइंट से ज़्यादा नहीं बढ़ पाई है, तो मुझे भी ये पर्सनल तौर पे मैं बिल्कुल इसके लिए बहुत शाबाशी नहीं दूंगा कि ये बहुत बड़ी जीत हो गई है। वहाँ लोगों को, अभी भी वहाँ के लोगों को समझना होगा कि सरकार आपके फलाह बहबूद के लिए, सरकार आपके आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए काम करना चाहती है। वहाँ अस्पताल जा रहा है तो वो आपके लिए जा रहा है, वहाँ यूनिवर्सिटी अगर जाने की बात हो रही है तो वो आपके बच्चों के लिए जा रही है। आपको किस तरीके से मेन स्ट्रीम में जोड़ा जाए, ये तमाम काम हो रहे हैं। और पिछले 5 सालों में 2014 से 2019 का अगर पूरा का पूरा आप टेन्योर इस सरकार का उठा के देखेंगे तो कश्मीर को लेके बहुत काम किए गए। कश्मीर में आप देखिए, आज कश्मीर के अंदर पत्थरबाजों के अंदर बहुत बड़ी कमी आई है, जो एक तरीके से आपके सर के ऊपर श्रीनगर से शुरू हो जाते थे, अब तो दूर दराज के इलाके में जो कुलगाम हो गए, या हम जिस अनंतनाग कंस्टिट्यूंसी की बात कर रहे हैं, या और इंटीरियर के इलाके में बारामूला से जब आप पीछे जाएं तो वहां पे इस तरह की हरकतें आती हैं। अच्छा, और आप ये देखिए कि जब आपका बालाकोट हुआ, आपका जो आतंकवादी हमला हुआ था और जिसमें हमारे जवान शहीद हुए, उसके बाद मैं आपको एक बात बताऊं कि सेना की भर्ती के लिए एक कॉल करी गई थी। उसमें आप यकीन करें कि उसी कश्मीर से नौजवान बहुत ज्यादा तादाद में बाहर निकल के आए। ये एक मेरे लिए और तमाम, मुझे लगता है कि जो लोग कश्मीर को देख रहे हैं उनके लिए बहुत खुशी की बात है। और वहां पे जो ख्वातीन के बीच में एजुकेशन का एक जबरदस्त, वो पहले भी था, वहां पे एजुकेशन लेवल बहुत हाई रहा है। मैंने अभी इन दिनों देखा है कि उनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा आया है। यूपीएससी के रिजल्ट में भी रिप्रेजेंटेशन आज के डेट में कश्मीर के नौजवानों का होता है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि इस 5 साल में सरकार ने बहुत काम किए। अब मैं आपको जो लोगों को वहां मुतासिर करने के लिए काफी है, काफी देखिए, हमने पूरी कोशिश करी। सोफी यूसुफ चुनाव लड़ रहे हैं, डॉक्टर हरबख्श सिंह भी हमारे साथ बने हुए। लेकिन हरप्रीत गुप्ता, पहले आपके पास आना चाहूंगी। आप एक यूथ हैं, आप रियासत को बहुत बारीकी से समझते हैं, अपने अंदाज में आप समझते हैं। जो सैयद यासिर जिलानी साहब ने अभी कहा कि नए तरीके से, नई चीजों के साथ, कि कश्मीर के यूथ को कन्विंस करने में कामयाब रहे होंगे। देखिए, गिलानी साहब ने भी एक बहुत ज़रूरी बात बोली कि कश्मीर का मेन स्ट्रीम से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। मुझे सिर्फ एक बात का दुख होता है कि वहाँ पे जितने भी आप इनको अपोजिशन पार्टीज बोल लीजिए, जितना भी एनसीपी, पीडीपी या दूसरी पार्टियां हैं, ये जब भी बार बार सेपरेट स्टेटस की बात करती हैं या सेपरेटिस्ट्स हैं या हुर्रियत हैं, बोलते हैं कि इनके साथ पीसफुल टॉक्स करेंगे, तो इससे ये इंडिकेशन आती है इससे कि अभी भी कश्मीर को मेन स्ट्रीम से जोड़ने की इतनी नीयत नहीं है इन पार्टियों की। वहाँ पे इन मुद्दों पे राजनीति करना बार बार, इसका कश्मीरी यूथ पे बड़ा असर पड़ता है। अगर ऐसे स्टेप्स लिए भी जा रहे हैं जिनसे मान लीजिए कि जो कश्मीर में बालिकाएं हैं उनको एजुकेशन देना है, जो कश्मीर में बालक हैं उनको रोजगार देना है, जो लोग स्कूल से निकलते हैं उनको कॉलेज एजुकेशन मिले, ये सब स्टेप्स तभी लिए जा सकते हैं जब मेन स्ट्रीम से कश्मीर को जोड़ा जाएगा। अगर वो स्पेशल स्टेटस पे बार बार फोकस किया जाएगा तो गवर्नमेंट के लिए भी अंदर तक जाना हमेशा बहुत आसान नहीं रहेगा। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो ये कश्मीर को मेन स्ट्रीम से जोड़ने की बात है, जब तक ये सारी पार्टियां नहीं करेंगी तब तक शायद कश्मीर का यूथ भी नहीं निकल पाएगा। और वहाँ पे बहुत काबिल और बहुत ही अच्छा यूथ है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में फॉर्चुनेटली इंटरनेट वगैरह के थ्रू यूथ के लिए रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, तो वहाँ का यूथ भी बाहर आना चाहता है और अपना टैलेंट दिखाना चाहता है, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा अभी। मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाह रही थी जो अभी अर्पित ने बोला है। यहाँ पे ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ पे जो 3 पॉलिटिकल सेंटर्स हैं वो चाहते नहीं कि वहाँ की पब्लिक का प्रॉपर बाकी इंडिया के साथ एक इंटीग्रेशन हो। और अगर आप 370 और 35A का देखेंगे तो इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट इन 3 पॉलिटिकल पार्टीज को वहाँ पे हुआ है। लोकल लीडरशिप को ये वहाँ पे ग्रो नहीं कराने देना चाहते, इसीलिए आप बार बार हम देखते हैं कि जब भी आपके पंचायत इलेक्शन होते हैं तो बाइकआउट पे आ जाते हैं, क्योंकि जिस दिन लोकल लीडरशिप ग्रो कर गई, वहाँ का यूथ मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ गया, वहां पे इन बसी बसाई पॉलिटिकल पार्टीज को एक चैलेंज देने लगेंगे। तो चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो सेपरेटिस्ट हो, उनके अस्तित्व को एक बड़ा खतरा है। और इसीलिए बार बार इलेक्शन में 35 और 370 का राग अलापते हैं ताकि इनका बाकी इंडिया के साथ इंटीग्रेशन ना हो पाए।
डॉक्टर हरबख्श सिंह, आपने सुना कि तमाम पैनलिस्ट क्या कह रहे हैं। एक मेरा भी सवाल साथ साथ है आपसे यहाँ पर, क्योंकि वक्त कम है तो हम चाहेंगे कि तमाम चीजों के जवाब आप एक ही साथ दे दें। हमारे नुमाइंदे ने भी हमें बताया शुरुआत में कि इस बार आप तमाम लोग, आप ही नहीं तमाम पार्टियां जो वहां से इंतखाबी मैदान में हैं, लोगों के बीच ये कहते हुए गई कि जो आपके बुनियादी मसाइल हैं, बिजली, पानी, नौकरी, ये सब करने के लिए यहाँ से जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में खड़े होंगे लोग, वो इन मसलों को देखेंगे। हम 370 के लिए फाइट करेंगे, हम आर्टिकल 35A के लिए फाइट करेंगे। इसकी वजह से नफ्सियाती तौर पर, साइकोलॉजिकली बहुत सारे वोटर्स का दिल हटा कि वोटिंग करने भी नहीं पहुंचे। एक वजह यह भी रही कि कम फीसद रहा वोटिंग का। तो इस तरह की दलीलें देकर क्यों गए आप लोगों के बीच? अगर बुनियादी सहूलतें तमाम सियासी नुमाइंदगा नहीं देंगे तो कौन देगा? ये सब मिलकर ही होता है, असेंबली और पार्लियामेंट। मुमताज जी, सबसे पहले ये जो इल्जाम लगाया जा रहा है कि डेवलपमेंट पे कोई बात नहीं हुई, डेवलपमेंट से ही शुरू होता है, मेंबर पार्लियामेंट का काम होता है, फंड्स होते हैं, सारा कुछ होता है। नौकरियों की बात नहीं होती, नौकरियों के लिए रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है। ये नौकरियों के नाम पे किसी को बेवकूफ बनाएंगे, वो अलग बात है। रही बात जो आप कहते हो कि 370 और 35A, ये शुरुआत आपके हिंदुस्तान की बड़ी एक पार्टी के वहां से, हमारी तरफ से नहीं। हमने ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में था, हम डिफेंड कर रहे थे, इस पे बात भी हो चुकी थी, बात हो भी रही है। जब हम राम मंदिर की बात करते हैं तो कहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में है, इस पे बात नहीं कीजिए। जब 370 और 35A की आती है, अरुण जेटली जी भी जवाब दे देते हैं, राजनाथ सिंह भी धमकी दे देते हैं। आपने नहीं तो बिजली, पानी और रोजगार की बात कौन करेगा? डॉक्टर साहब, मुमताज जी बात सुनिए, शुरुआत वहां से। डॉक्टर हरबख्श, आपने अर्बन बॉडी और पंचायत इलेक्शन बायकॉट करे 35A और 370 को लेकर। हरबख्श जी, आपने अर्बन बॉडी इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन बायकॉट करे 35A और 370 को लेकर। मुझे आज समझा दीजिए कि नाली खुदने में, गांव में तालाब बनने में, सड़क बनने में, गली कूचे बनने में 370 और 35A कहां पे आता है? डॉक्टर साहब सुन तो लीजिए। डॉक्टर साहब बताइए जरा मुझे। आप लोगों, बिल्कुल सही बात कही सीमा जी ने कि नया नेतृत्व आएगा, नया पॉलिटिकल लीडरशिप आएगा, यूथ आएगा जो आपसे सवाल करेगा, और इसलिए आप लोगों को डर लगता है। नहीं तो अगर 370 और 35A की इतनी फिक्र थी आपको, इलेक्शन ना लड़ते। आज तो आपको जम्मू कश्मीर के लोगों ने जवाब दे दिया। कश्मीर के लोगों ने, आप 35 और 370 को लेकर वोट मांगने गए, वो वोट देने आए नहीं। तो अगर मैं इसको उस ट्रेंड के हिसाब से देखूं तो कश्मीर 370 और 35 चाहता ही नहीं है, क्योंकि अगर आप इलेक्शन हारते हैं तो बड़ा क्लियर हो जाता है कि कश्मीर 370 और 35 नहीं चाहता। आप गलतफहमी से बाहर आ जाइए। हम गलतफहमी नहीं, इसको आ जाएगी। गलतफहमी नहीं है। आप ये समझें कि अगर आपने अपने कॉल को सही ठहराया होता तो आवाम आज आपके साथ होती। आज परसेंटेज ऑफ वोट इतना ज्यादा नहीं गिरता। इसका मतलब कि आप फेल हो गए अपनी बात को समझाने के लिए। वहां का यूथ, वहां के बुजुर्ग, वहां के जो 18 साल के नए मतदाता जो जुड़े हैं ना, वो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं हो रहे। अब ये बिल्कुल सही है कि जो आपकी 3 पॉलिटिकल सेंटर है वहां पे, वो खत्म हो रहा है। नई पॉलिटिकल सेंटर बनने के लिए तैयार खड़ी है वहां पे, और जिस दिन उसके हाथ में जम्मू एंड कश्मीर रियासत में चीजें आएंगी, वो बदल के रख देगा। वो सारी की सारी जो यूथ है वो चाहता है कि भारत के साथ वहां एसी में बैठ के सारा सिस्टम ना तैयार करे। गांव में जाएं, घाटी में जाएं, पहाड़ों में जाएं, जहां पे गरीब कश्मीरी रहता है, जो एग्जैक्टली कश्मीरियत की बात करता है, जो भारत के संविधान को मानता है, आपके बहकावे में नहीं आता है, वो आपके बहकावे में आएगा भी नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, फिर आपने क्यों बायकॉट किया? पंचायत चुनाव का बायकॉट क्यों किया आपने? अर्बन बॉडी इलेक्शंस का बायकॉट क्यों किया था? नहीं, कौन सी दलीलें थी? जब 35A को इनको धमकियां मिल रही थी, हमने प्रोटेस्ट किया, और उसके बाद गवर्नर साहब आए। गवर्नर साहब ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस दी कि जो लोकल गवर्नमेंट आएगी, तो एक चुनिंदा गवर्नमेंट आएगी,
उसके पास पावर है 35A और 370 पे बात करने की। मुमताज, सच्चाई ये है कि जब से गवर्नर साहब आ गए हैं लोग खुश हैं, लोग खुश हैं। लोगों को लगता है कि उनको आजादी थोड़ी सी ज्यादा मिल गई है। ये जब सरकार चला रहे थे, ये जिस शर्त पे चला रहे थे, इसीलिए भाजपा ने इनसे सरकार को इनको खत्म किया था और अपना साथ वापस लिया था, क्योंकि उनकी शर्तें बढ़ रही थी और जो इनकी पाकिस्तान परस्त सोच है उसको कहीं ना कहीं झटका लग रहा था। कश्मीर भी ये जानता है और कश्मीरी पहचान रहे हैं आपको। इसलिए आज आपके सामने जो वोटिंग परसेंटेज, सबसे बड़ी बात है, जो वोटिंग परसेंटेज गिरी है ये आपके कारण गिरी है, हमारे हक में है, आपके हक में नहीं है। आप देखिएगा रिजल्ट इस बार बदलेगा, ये आपको भी एहसास होगा 23 मई को। डॉक्टर हरबख्श सिंह जी, जो इतना कम वोटिंग फीसद है तो इसे क्या आप अच्छा मानते हैं? चलिए ठीक है, आपको नुकसान नहीं है तो इसका नुकसान किसको है ये बताएं। नहीं, इनके हक अगर हमारे खिलाफ पड़ा, अगर हमारा आक्रोश है, ये कहते हैं जी इनके खिलाफ एक गुस्सा था, तो इनके हक में पड़ना चाहिए था ना। हमारे हक में पड़ा है ना, 23 मई को आप देखिएगा रिजल्ट। नहीं, जो ये वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, ये किस चीज का सर? हरबख्श सिंह जी, महबूबा मुफ्ती सिटिंग लास्ट MP थी उस कॉन्स्टिट्यूंसी से, PDP का गढ़ माना जाता है वो। पिछली बार 29% वोटिंग हुई थी 2014 में, बात करेगी इस बार 12% भी नहीं पहुंचती दिख रही मुझे ओवरऑल वोटिंग। आपको शर्म आनी चाहिए। अरे डॉक्टर साहब, महबूबा जी के भाई तो इलेक्शन से लड़ने से मना कर गए क्योंकि उनको पता था हार होने वाली है। क्या 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 बातें साध्वी ने बोली, आज तक ये बोल नहीं पाए। ये बॉम्बे के शहीद को शहीद और आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान में परमाणु बम ईद के लिए नहीं रखा है, आप ये कहते हैं आप उनको सपोर्ट करते हैं। कमाल तो आपके अंदर है, कमाल तो आपके अंदर है कि अगर भारत की तरफ से कोई रिएक्शन होता है तो आपकी नेता उनका अलग राग सामने आ जाता है, वो भारत के खिलाफ बातें करते हैं और आप साध्वी पे आगे हम कश्मीर पे चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, चर्चा कर लीजिएगा। डॉक्टर साहब, जब इतनी खामियां हैं, डॉक्टर साहब इतनी खामियां हैं, तो फिर एक वक्त में मिलकर रियासत में सरकार क्यों बनाई थी आपने? क्यों नहीं कन्विंस कर पाए अपने उस वक्त के साथी को? आप किसको? तो बीजेपी को क्यों नहीं कन्विंस कर पाए? तो बाद में भी किया, इन्होंने डेमोक्रेटिक सेटअप को तोड़ा। हमने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इकट्ठे मिलकर गवर्नमेंट बनाने का दिया और इन्होंने गवर्नर को दबाव में। अरे कौन सी चिट्ठी तो किसी की नहीं थी, कांग्रेस ने तो मना कर दिया था कि हम चिट्ठी नहीं दे रहे। गुलाम नबी आजाद का तो स्टेटमेंट है कि हमारा कोई प्लान नहीं था। आप फिल्मी मैगजीन में खबर छपने पे गवर्नर थोड़ी ना सरकार बनाने पे बुलाएगा। कैसी बात कर रहे हैं डॉक्टर सीमा, आप बोलें। ठीक है चिट्ठी, डॉक्टर साहब, लेटर थी किसी के पास? डॉक्टर साहब ठीक है, डॉक्टर साहब आपकी बात सुन ली हमने। गुलाम नबी आजाद का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। सीमा जी, क्या हमेशा यूं ही इसी तरह बहस मुबाहिसा में वो उन पर इल्जाम आयद करते हैं, वो उन पर इल्जाम आयद करते हैं? इस सब में कश्मीर के मासूम लोग हैं कहाँ? देखिए मुमताज, ये बात सच है कि कश्मीर का जब से अगर आप पूरा का पूरा इतिहास देखेंगे, मैं भी कुछ साल पहले कश्मीर गई थी, कश्मीर आज भी मतलब अगर आप वहाँ के यूथ को देखिए, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है। 90% सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट लेने के बावजूद वहां की सरकारों ने वहां पे सिर्फ हाई लेवल करप्शन को प्रमोट किया है। अगर आप वहां के यूथ से बात करिए, उसको जॉब चाहिए, वहां पे बेसिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ढंग से डेवलप नहीं हो पाए। टूरिज्म जो वहां पे इतनी अच्छी इंडस्ट्री हो सकती थी, उसको भी इन्होंने बर्बाद कर दिया है। इन्होंने भी सुन लीजिए डॉक्टर, सुनिए मेरी बात, सुनिए, हम आपको बता रहे हैं, सुनिए 35 है और 370 के नाम पे वहां के लोगों को आप इलेक्शन के टाइम पे डरवाते हैं, उनको आप भड़काते हैं और आपकी पूरी इलेक्शन का सेंटर ये है कि अगर 35 है और 370 नहीं रहेगा तो कश्मीरियों पे बहुत बड़ा खतरा है। वो कौन सा खतरा है ये आज तक आप कश्मीरियों को बता नहीं पाए हैं। 370 और 35 से उनको कौन सा फायदा आप उनको दे पाए, ये भी आप उनको नहीं बता पाए हैं। आप उनके इमोशन से खेलते हैं और पिछले 5 सालों में कश्मीर का जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, वहां के लोगों का काफी हद तक ये चीज यहाँ पे समझ में आ गई है कि डेवलपमेंट वहां पे एक प्रमुख एजेंडा होना चाहिए। डेवलपमेंटल वर्क वहां पे पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छे तरीके से हुआ है और धीरे धीरे वहां के यूथ को डेवलपमेंट का मतलब समझ में आ रहा है। तो जो उनको आप कट्टरता के नाम पे इतने साल से गुमराह कर रहे हैं और उनको डरवा रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि बहुत लंबे समय तक कश्मीर में राजनीति चलने वाली है। जी चलिए डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आपने खैर किसी को सुनने की कोशिश तो नहीं की यहाँ पर, फिर भी आपका बहुत शुक्रिया। और आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप जुड़े, हमारे साथ हमारी इन तमाम अहम चर्चाओं में।